नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। और आज हम लोग एक नई योजना को कंप्लीट करने वाले हैं। वो योजना आप लोगों के सामने है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM। आज इसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत सारे विद्यार्थी भी मैसेज कर रहे थे कि सर सो गए क्या, नींद आ गई है क्या। देखिए, नींद भी नहीं आई थी, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू कई बार हो जाता है। तो आज जो है थोड़ा टेक्निकल इश्यू था, वॉल्यूम के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, वो कैच नहीं कर रहा था सॉफ्टवेयर, तो वहां पर दिक्कत आ रही थी। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास की। आ, राम साहेब मीणा, बिल्कुल जय हिंद। रोहिताश डूडी, नवल कुमार बैरवा, सुरेंद्र सिंह राव, राजस्थानी सॉन्ग, भरत मीणा, इट्स पारुल, अच्छा ठीक है। इट्स पारुल मेहरोली, अच्छा बहुत बढ़िया। रेणु सैनी, बिल्कुल गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा क्लास जो है आज हमारी लेट हुई है। अमूमन क्लास लेट नहीं होती है, लेकिन कोई टेक्निकल इशू होता है तभी जो है कोई क्लास लेट होती है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना वक्त जाए किए। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और इस छोटी सी बच्चे की शक्ल देखकर आप लोगों को थोड़ा सा अ, अपने आप के अंदर एक फील हो रहा होगा कि भारत देश के अंदर हम लोग बहुत सारे चाइल्ड लेबर को देखते हैं, कई ऐसे रोजगार को देखते हैं जो कि बच्चों के द्वारा करवाए जाते हैं। लेकिन एक बच्चा आखिरकार मजबूर क्यों है उस रोजगार को करने के लिए? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि इससे बड़े जो है उसके परिवार के अंदर उनको कोई बेहतर रोजगार नहीं मिल पाता है। उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कहीं ना कहीं ऐसी छोटे बच्चों को रोजगार के अंदर लिप्त होना पड़ता है, उस काम को करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन आज उनके समाधान की हम लोग बात करेंगे। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंदर हम लोग आज बात करने वाले हैं। एप्लीकेशन को आप लोग को डाउनलोड करना है। जिन भी विद्यार्थियों ने अब तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है वो जल्द से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। 20 नवंबर को आपका अगला टेस्ट लगने वाला है, मतलब परसों। आज गुरुवार हो चुका है, 2 दिन बाद आपका टेस्ट जो है वो लगने वाला है। आप लोग तैयार हो जाइए 20 नवंबर को टेस्ट देने के लिए। ईओआरओ की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो है पार्ट बी के लिए वो अवेलेबल है। आप लोगों का ये जो टेस्ट है वो 20 नवंबर को लगने वाला है। आप लोग इन टॉपिक्स को तैयार कर लीजिए। पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर देंगे। अगर आप लोग बहुत बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो मेरी अभी एडवाइस ये है कि फुल वीडियो कोर्स जो है वो 799 के अंदर आप लोग एनरोल कर सकते हैं। आप लोगों को इसके साथ में टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री दी जाती है। मेरी एक एडवाइस अगर आप लोग मानेंगे तो 399 के अंदर वैसे भी आप लोगों को टेस्ट सीरीज जो है वो प्रैक्टिस तो करनी ही है। इससे एक कदम थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, वीडियो कोर्स की तरफ बढ़िए, ताकि वीडियो कोर्स तो आपको मिले ही, साथ में टेस्ट सीरीज भी मिल जाए और वो नोट्स भी मिल जाए। याद रखिए, वो नोट्स भी आप लोगों को मिल जाए, जो नोट्स आप लोगों के लिए पेड कोर्सेज के लिए अलग से प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अब एक विद्यार्थी का मैसेज आया कि सर नोट्स कब तक मिल जाएंगे? तो नोट्स जो है वो आपको इस सैटरडे को कंफर्म मिल जाएंगे। देखिए क्या है कि नोट्स नए हैं, बहुत सारा उसके अंदर चेंजेस हो रहा है, हर चीज जो है वो अलग से टाइप हो रही है, इंडेक्स वगैरह सब उसका बन रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें समय लग रहा है। धैर्य बनाए रखिए, आप मेरे विद्यार्थी हैं, प्रिय विद्यार्थियों में से एक हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन मैं कोर्स अवेलेबल करवाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि अब इस बार जो है वो कोई भी कमी रह जाए। पिछली बार कुछ उपधाराएं वगैरह छूट गई थी, इस बार हम नहीं चाहते कि कोई भी कमी रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास की। 799 के अंदर आप लोग जो है वीडियो कोर्स के अंदर एनरोल हो सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, साथ में नोट्स आपको मिलेंगे, और जिन क्विज का आप लोग इंतजार कर रहे थे वो आपके चैप्टर वाइज क्विज भी आपको जल्द से जल्द, मैंने कहा था नवंबर के अंदर हम लोग इस पूरे के पूरे इस टारगेट को कंप्लीट कर देंगे, पार्ट बी वाले को, क्योंकि पार्ट बी इतना महत्वपूर्ण है कि यहां पर अगर थोड़ी सी जल्दीबाजी हम लोगों ने बरती तो हमारा काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए मुझे नवंबर का समय दीजिए, 10 दिन और बाकी हैं। आपके पूरे की पूरे इस कोर्स को मैं आप लोगों के लिए तैयार कर दूंगा, चाहे उसमें क्विज हो, चाहे नोट्स हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, तमाम चीजें जो है वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। फिर भी आप लोग अलग से टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो पार्ट ए प्लस पार्ट बी की 399 के अंदर टेस्ट सीरीज अलग से भी ले सकते हैं। इसका भी अगला टेस्ट जो है वो 20 नवंबर को लगने जा रहा है। अपने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के तमाम टॉपिक्स को तैयार
कर लीजिए। शाम को 10 बजे आप लोगों से मुलाकात होती है 10 मिनट के लिए। हम लोग लाइव मिलते हैं 10 बजे शाम को, 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये सीरीज सबसे ज्यादा बेहतरीन साबित हो रही है। विद्यार्थियों के अगर मैसेज आ रहे हैं तो इस सीरीज के लिए आ रहे हैं कि सर कुछ भी करो ये सीरीज मिस मत किया करो। तो ये सीरीज जो है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। टेलीग्राम चैनल दीपक सर ऑफिशियल पर आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरीज है, क्वेश्चंस हैं, आप लोग मुझे जो है वो पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग मुझे यहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं। कोई भी आपको परेशानी हो, कोई भी तकलीफ हो, ठीक है, तो आप अपनी भड़ास जो है, जिसको कहते हैं भड़ास निकालना, वो आप लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं, है ना। एक विद्यार्थी का आया, बोलो सर, यानी कि सर्वर तो छोड़िए, कुछ भी नहीं लगाया, ना प्रीफिक्स लगाया, ना सफिक्स लगाया, मेरे कोर्स का क्या हुआ, है ना। मतलब उसको पूरा का पूरा कोर्स चाहिए था, बोला सर पूरा का पूरा पार्ट भी उसको एक बार में ही चाहिए, जैसे एक बार में पढ़ ही लेगा वो, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की। सबसे पहले शहरों की एक छोटी सी प्रॉब्लम मैं आप लोग को बताता हूं। अगर हम लोग बात करें कि ऋण जो है, लोन, वो शहरों के अंदर ज्यादा है या फिर गरीब जो है ग्रामीण के अंदर ज्यादा है, तो हम लोग देखेंगे कि शहरी जो क्षेत्र है वहां पर व्यक्ति लोन लेने के लिए बहुत तत्पर रहता है। उसकी हर चीज जो है लोन पे है, उसका मोबाइल फोन लोन पे है, उसका लैपटॉप, उसकी गाड़ी, तमाम जो उसके पास में एसेट्स हैं वो लोन के ऊपर चलते हैं, उसकी प्रॉपर्टी लोन के ऊपर है। इस तरीके से वो एक गरीबी के जंजाल के अंदर फंसता जाता है। तो वो शहरी व्यवस्था के अंदर एक गरीबी जो है वो आपको देखने को मिलती है। गरीबी शहर और ग्रामीण देखकर नहीं आती है, गांव या शहर देखकर नहीं आती है, वो आपकी आर्थिक स्थिति के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है। अब मान लीजिए गरीबी दूर करनी है, शहरों के अंदर अगर गरीबी दूर करनी है तो शहरों के अंदर रोजगार पाने का साधन ढूंढना पड़ेगा। और शहरों में रोजगार पाने के लिए आपके पास में स्किल्स होनी चाहिए। स्किल्स के बेसिस पर आप चाहे किसी भी फील्ड के अंदर क्यों ना हो, अपने स्किल के आधार पर, अपने कौशल के आधार पर कोई भी रोजगार जो है वो प्राप्त कर सकते हैं और अपने परिवार को बहुत अच्छे से रन भी कर सकते हैं। इसीलिए एक योजना जो है वो शुरू की गई जिसका नाम है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। कुछ मैं पॉइंट जो है वो हाईलाइट करूंगा, आप लोग उनको नोट करते जाइएगा। आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, सबसे पहले मंत्रालय का नाम लिखा हुआ है, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के भारत सरकार के द्वारा दिनांक 23 सितंबर 2013। सबसे पहले आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में जल्दी से टाइप करके भेजो। 23 सितंबर 2013 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है उनका जन्म दिवस होता है। तो 23 सितंबर 2013 को ये योजना जो है वो शुरू की गई थी। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको छापकर भेज दीजिए। शर्मा जी, रेणु सैनी, भरत मीणा, ठीक है। तो 23 सितंबर 2013 को मौजूदा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ठीक है, उसके स्थान पर, मतलब पहले नाम ये था, फिर उसके स्थान पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जो है NLUM, ठीक है। क्या शब्द देख रहे हैं आप लोग? नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, NULM, ठीक है। तो NULM जो है वो शुरू की गई थी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर। कब? ये कब की गई थी? 23 सितंबर 2016 को। नाम चेंज कब किया गया था? 2013 को। ये नाम चेंज किया गया था 2016 के अंदर, ठीक है। अच्छा, NULM में शहरी गरीबों को सशक्त आधारभूत स्तर की संस्थानों में संगठित करने, कौशल विकास के लिए अवसर सृजित करने पर जोर दिया जाएगा, जिससे बाजार आधारित रोजगार प्राप्त हो सके। ये बाजार आधारित रोजगार होता क्या है? जैसे मार्केट में अभी ऑनलाइन टीचिंग की काफी डिमांड है, तो मार्केट में डिमांड है इसकी। जैसे ही किसी रोजगार की, किसी जॉब की जरूरत होती है, अभी वर्तमान के अंदर जो व्यक्ति ऑनलाइन अच्छा वर्क कर सकता है, उसके पास में स्किल है, वो कहीं पर भी रोजगार प्राप्त कर सकता है, ये तो आप लोग जानते होंगे। तो बाजार के अंदर डिमांड है, तो बाजार की मांग के अनुसार जो रोजगार होते हैं उनके अनुसार ही स्किल्स जो है, कौशल, वो सिखाया जाता है, ताकि आपको क्या मिल जाए? एक रोजगार मिल जाए। तो रोजगार मिलेगा तो हम लोग कैसे उसको डेवलप करेंगे? बाजार आधारित रोजगार, ठीक है, तथा आसानी से ऋण सुनिश्चित करके। तो एक तो रोजगार हो गया सबसे पहली बात, एक इसके अंदर ऋण भी हो गया, क्योंकि हो सकता है कि वो किसी दूसरी जगह पर जॉब ना करे, वो खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर ले, उसके लिए ऋण की जरूरत पड़ेगी।
दोनों चीजों के लिए यहां पर पॉसिबिलिटीज हैं, करके स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाएगी। सुनिए वापस से एनयूएलएम के बारे में क्या चीज है। ध्यान दीजिए इधर, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई योजना 2013 के अंदर, जिसका नाम था स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जो है वो किया गया। लेकिन अब एक बात और सुन लीजिए, ये जो आप लोग देख रहे हैं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इसका नाम जो है वो चेंज किया गया। इसके बाद में भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, तो कहते हैं ना हम लोग दीनदयाल उपाध्याय, इसके नाम के आगे ही जोड़ दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, जब आप लोग इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको ये मिलेगा, या फिर आप लोग को ये देखने को मिलेगा दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है। ये आपको कुछ प्रीफिक्स जो है वहां पर देखने को मिलेंगे। आगे देखिए मिशन का आखिरकार लक्ष्य क्या है। मिशन का लक्ष्य है शहरी बेघरों को, सबसे पहले शहरी बेघर जिनके पास में घर नहीं है, वो चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य सेवाओं से युक्त आश्रय मुहैया कराना है। इसके अतिरिक्त मिशन में शहरी पथ विक्रेताओं के आजीविका संबंधी मामलों पर भी ध्यान देना है। पथ विक्रेता मतलब जो आप लोग देखते हैं सड़कों पर जो सामान बेचने वाले लोग हैं, उनके लिए भी क्या करना, एक घर उपलब्ध करवाना। तो मिशन का बेसिकली लक्ष्य है कि जो शहरों के अंदर रहने वाले लोग हैं जो कि बेघर हैं, अपनी घर जो है नहीं बना सकते, उनको जो है घर बनाकर मुहैया कराए जाएंगे, ठीक है। तो शहरी बेघरों को चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य सेवाओं से युक्त आश्रय मुहैया कराना कराना है। इसके अतिरिक्त मिशन में शहरी पथ विक्रेताओं, समझ रहे हैं आप लोग, के आजीविका संबंधी उनको रोजगार, उनके खुद के रोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराएंगे, तो उस पर ध्यान दिया जाएगा। चलिए आगे देखिए, इस स्कीम की मुख्य विशेषताएं कौन-कौन सी है। सबसे पहले हम लोग कवरेज देख लेते हैं कि कितना जो है ये कवर करती है, कितनी जनसंख्या को कवर करती है। सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में एनयूएलएम का क्रियान्वयन सभी जिला मुख्यालयों, कस्बों, इनकी आबादी पर ध्यान दिए बिना वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1 लाख और इससे अधिक आबादी वाले अन्य कस्बों में किया जाएगा। देखिए क्या है, जब पंचवर्षीय योजना आई थी 12वीं, 2012 से लेकर 2017 तक ये चली थी। उसके बाद फिर हम लोग वार्षिक योजनाओं पर जो है काम करना शुरू कर दिया हमने। तो जब वार्षिक 12वीं पंचवर्षीय योजना आई थी तो उसके क्रियान्वयन में जिला मुख्यालयों, ठीक है, जो कस्बे हैं उन पर आबादी पर ध्यान न देते हुए पूरे के पूरे उस कस्बे को शामिल किया गया, जिसके अंदर 1 लाख और इससे अधिक आबादी वाले कस्बे शामिल किए गए, ठीक है। एनयूएलएम यानी कि वर्तमान में एनयूएलएम के मामले में अंतर्गत 790 शहर जो है वो शामिल है। याद कीजिएगा, अभी वर्तमान में कितने शहर शामिल हैं, 790 शहर जो है वो इसके अंदर शामिल हैं। तथापि तथापि आपवादिक मामलों में अन्य कस्बों को राज्य के अनुरोध पर अनुमति दी जाएगी। मतलब जब राज्य सरकार अनुरोध करती है कि भाई इसको भी शामिल कर लो, इस कस्बे को भी शामिल कर लिया जाए, तो उसको भी शामिल किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान की परिस्थिति ये है कि 790 शहर जो हैं वो अब तक इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो क्या क्राइटेरिया हो गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार 1 लाख और इससे अधिक आबादी वाले अन्य कस्बों में इसका जो है क्या किया जाएगा, क्रियान्वयन किया जाएगा। अब देखिए जो आबादी को लक्ष्य करना है वो कौन सी आबादी है, तो इसका प्राथमिक लक्ष्य है शहरी बेघर व्यक्तियों सहित, एक तो शहरी बेघर, ठीक है, और एक है शहरी गरीब। दोनों को आप लोग ध्यान रखिए, एक तो है शहरी बेघर और एक है शहरी गरीब। दोनों जो व्यक्ति हैं इनको टारगेट करना है। बेघर है, गरीब है, भाई गरीब है तभी तो बेघर है, गरीब है तभी तो बेघर है, तो पहले उसको घर देंगे तो आर्टिकल नंबर 21 जो है अनुच्छेद 21, उसकी खाना पूर्ति हो जाएगी जीवन जीने के अधिकार की, तो उसको घर मिल जाएगा। जब घर मिल जाएगा, आशियाना मिल जाएगा, तो फिर वो अपनी गरीबी मिटाने के बारे में सोचेगा। और गरीबी कैसे मिटेगी, जब उसके पास में स्किल्स होंगी, बाजार आधारित जब उसके पास में रोजगार होगा, तो अपनी गरीबी को क्या कर सकता है, वो मिटा सकता है, ठीक है। अब देखिए वित्त पोषण की भागीदारी, केंद्र और राज्य सरकार के बीच 75/25 के अनुपात में वित्त पोषण किया जाएगा। लेकिन वर्तमान में अभी 2021 के अंदर
ये अनुपात बदल दिया गया है, 60:40 कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, बजट 2021 के अंदर ये जो अनुपात है 75:25, इसको चेंज करके कितना कर दिया गया है, मैं लिख देता हूं। ये किया गया है आपके बजट 2021 के अंदर। बजट 2021 में ये अनुपात 60:40 कर दिया गया है। आगे देखिए, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनके अंदर अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये दो स्टेट जरूर याद रखना। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जो पहाड़ी क्षेत्र है, इनके लिए अनुपात कितना है, 90:10 है। ये बिल्कुल एज इट इज रखा गया, याद रखना। पहले 75:25 था, अब उसको चेंज करके 60:40 कर दिया गया है बजट 2021 में। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम जो राज्य है, वहां पर 90:10 ही है। बोलिए, ठीक है इतना? वेरी गुड, इतनी बात आपको पता हो जानी चाहिए। भाई एक चीज सोचने की ये भी तो है, सरकार को आखिरकार इन चीजों की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? सरकार योजना बनाती ही क्यों है? सरकार अपने जेब में से पैसा खर्च ही क्यों करती है? क्योंकि वो हमारे भारतीय संविधान के दबाव में है। भारतीय संविधान के अंदर जो नीति निर्देशक तत्व लिखे हुए हैं, जो मौलिक अधिकार लिखे हुए हैं, उनको प्रदान करने की जिम्मेदारी एक राज्य की होती है, उस सरकार की होती है। इसलिए ये तमाम व्यवस्थाएं नागरिकों के लिए की जाती हैं। अगर आज हमारे देश के अंदर संविधान नहीं होता तो ये सरकार जो है वो निठल्ली बन जाती है ना। जिस तरीके से पाकिस्तान को नल्ला कहा जाता है, उस तरीके से जो है कुछ उपमाएं हमको भी दी जाती। लेकिन हमारा देश समझदार था, जो कि हमारे देश के अंदर जो संविधान सभा के अंदर जो गणमान्य व्यक्ति थे, उन्होंने इस प्रकार से संविधान निर्मित किया कि आज वर्तमान में वो इतने बेहतर ढंग से लागू हो पा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो रहा है उससे। अब समझिए इन बारीकी को। जबकि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर अब तक 4 बार संविधान नया बन चुका है। पहले वाले को पूरा समाप्त कर दिया, फिर बनाया, फिर समाप्त कर दिया, फिर बनाया, फिर समाप्त कर दिया, फिर बनाया। पाकिस्तान के अंदर 1982 में आखिरी संविधान बना था, जो कि अब तक चल रहा है। अब पता नहीं वो कब समाप्त हो जाए। तो ये हमारे संविधान की बहुत बेहतरीन विशेषताएं हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, कुछ पॉइंट मैंने यहां पर लिख दिए हैं। जब भी लाभार्थियों का चयन करेंगे, सबसे पहले महिलाएं जो हैं, महिलाओं को 33% महिलाएं इसमें शामिल की जाएंगी। उसमें अल्पसंख्यक शामिल किए जाएंगे 15%, उसमें दिव्यांग शामिल किए जाएंगे 30%, और उसमें जो एससी एसटी हैं वो शहरी जनसंख्या के अनुपात में शामिल कर लिए जाएंगे। तो यहां पर कितना हो गया, 30 और 30 60, ये हो गया कितना, 75, ये 25% बचा है। तो एससी कितना शामिल होगा, एसटी कितना शामिल होगा, वो शहरी जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा। तो जब भी हम लोग योजना का लाभ देंगे, उसको ऋण देंगे, जैसे हम लोग अभी बात करेंगे कि 2 लाख रुपए का ऋण मिलेगा, व्यक्तिगत ऋण है, फिर जो समूह है उसको 10 लाख का भी बात करेंगे हम लोग। तो उसके लिए लाभार्थी का चयन जो है वो किस अनुपात में किया जाएगा, महिलाएं चुनी जाएंगी 30%, अल्पसंख्यक 15%, दिव्यांग 30%, एससी एसटी, मतलब एससी कितने, एसटी कितने, शहरी जनसंख्या के अनुपात में इनका चुनाव होगा। मतलब टोटल जो 25% अब बचा है, उसमें से जो है इनका अलॉटमेंट किया जाएगा। एक बात और ध्यान रखने की बात है, अधिकतम आयु जो है इसमें उल्लेखित नहीं है, न्यूनतम आयु का उल्लेख किया गया है, और वो कितनी है, 18 वर्ष जो है वो न्यूनतम आयु है। ठीक है, अनुराधा शर्मा कह रही है, थैंक यू सो मच सर फॉर ईओआरओ पार्ट बी के लिए। सिलेक्शन होने के बाद सबसे पहले आप देखिए, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं। मैं अभी भी कह रहा हूं कि मुझे थोड़ा-सा समय दीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर नोट्स नहीं आ रहे, क्विज़ नहीं आ रहे। मुझे एक बार अच्छे से वीडियो कोर्स बनाने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि गारंटेड आपको ऐसा कोर्स कहीं और नहीं मिलेगा। मिल भी सकता है, लेकिन मैं अपनी कोशिश पूरी कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि विद्यार्थियों के साथ में इस बार जो है, वो एक सिलेक्शन लेके जाएँ, कोई भी धोखा ना हो, एक सिलेक्शन लेके जाएँ वो। और आपके लिए अब जो है इंडियन राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, इसके भी क्लासेस जो है वीडियो कोर्स आपके लिए आ रहे हैं। मैं पहले अनाउंस कर देता हूं, पहले ही सरप्राइज मैंने रिवील कर दिया है। चलो, आप इतनी बात हो गई तो मैं रिवील कर देता हूं। आप लोगों के लिए राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, इंडियन पॉलिटी, 4 जो है वीडियो कोर्स आ रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात है, बाइलैंग्वेज है, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में देखने को मिलेंगे। इंग्लिश और हिंदी बाइलैंग्वेज आपका कोर्स चलने वाला है। तो जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी अच्छे से उसको परस्यू कर पाएंगे, और जो हिंदी मीडियम है वो तो कर ही पाएंगे। मैं हूं ना उनके लिए।
घबराइए मत, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति व्यक्तिगत ऋण लेता है, पर्सनल, एक व्यक्ति जो ऋण लेता है उसकी ऋण की सीमा है 2 लाख रुपए तक, ताकि वो अपना कोई स्वरोजगार शुरू कर सके। कोई ब्याज व्याज नहीं है इनके ऊपर। फिर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्व जो हेल्प ग्रुप होते हैं, स्वयं सहायता समूह, उनको 10 लाख रुपए तक की ऋण जो है वो दिया जाएगा। अब अब ऋण में आप लोगों ने देखा ना, दोनों केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे। केंद्र राज्य 60-40 में, कहां पर सामान्य राज्यों के अंदर, और जहां पर जो पहाड़ी राज्य हैं वहां पर 90-10 के अनुपात में काम करेंगे। तो यहां पर भी वो डिवाइडेशन चलेगा कि अगर जैसे मान लीजिए 2 लाख रुपए है तो उसमें डिवाइड वो दोनों कर लेंगे। अच्छा आगे देखिए, बजट 2021-22 में बजट अनुमान, ठीक है, वो 54.04 करोड़ का आवंटित किया गया था। उसमें से प्राप्त हुआ कितना, 40.03 करोड़, और खर्च हुआ कितना, 30.03 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। कब तक, दिसंबर 2021 तक। वापस सुनिए, जो बजट आया था 2021-22 का फरवरी के अंदर, उस बजट में 54.04 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे इस योजना के लिए। अब देखिए, फिर प्राप्त कितने हुए, 54.04 में से 40.03 जो है वो करोड़ प्राप्त हुए, और उसमें से खर्च कर दिए 30.03, मतलब 10 करोड़ रुपए इसमें अभी तक बाकी रह गए। 10 करोड़ रुपए खर्च करना बाकी है। ठीक है, समझ रहे आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रख लीजिएगा इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। समझ आ रहा है आपको? सर जो भी पेपर हो उनकी करंट अफेयर के क्वेश्चन के सॉल्यूशन डाला करो टेलीग्राम पर। करंट अफेयर के क्वेश्चंस के, अच्छा, करंट अफेयर के क्वेश्चंस के, ठीक है। करंट अफेयर के सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन जो है वो डाल देंगे आप लोगों के लिए। चलिए यहाँ पर देखिए, मतलब विद्यार्थी की डिमांड इतनी बढ़ती जा रही है, मैं सोचता हूँ कि यार मैं क्या-क्या करूँ? लेकिन फिर भी एज़ सून एज़ पॉसिबल हर काम जो है आपके लिए किया जाएगा। एनयूएलएम की बात करें तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का मूल विश्वास यह है कि गरीब लोग उद्यमी होते हैं और उनकी अभिलाषा गरीबी से बाहर निकलने की होती है। गरीब ऐसा नहीं कि उसके पास में एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स नहीं है। वो खुद का रोजगार कर सकता है, लेकिन पैसा नहीं होता उसके पास। अगर पैसा हो तो बहुत अच्छे से अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। इसमें चुनौती उनकी क्षमताओं का उपयोग करके उनके लिए सार्थक और सुस्थिर जीविका के साधन पैदा करने की है। उनकी क्षमताओं के अनुसार उनको रोजगार दिया जाए, सीधी-सीधी बात है। इस प्रक्रिया में पहला कदम यह है कि शहरी गरीबों को अपने निजी संस्थान स्थापित करने के लिए प्रेरित करना है। जो शहरी गरीब है उनको प्रेरित किया जाए कि आप खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार ये विश्वास दिलाए कि हम जो है आपकी मदद कर रहे हैं, 2 लाख रुपए का आपको ऋण दे रहे हैं, आप जो है अपना बिजनेस शुरू कीजिए। 2 लाख में कोई छोटा-मोटा बिजनेस आसानी से जो है वो शुरू हो भी सकता है। बस काम करने की मंशा होनी चाहिए। अगर आपके पास में काम करने की मंशा है, तो जीवन के अंदर वो लक्ष्य दूर नहीं जिसको एलोन मस्क ने भी पा लिया था। एलोन मस्क एक ऐसा व्यक्ति है जिसको हर वो काम आता है जो उसके कंपनी में काम करने वाला एम्प्लॉय कर सकता है। छोटे से छोटा एम्प्लॉय, अकाउंट्स का काम भी एलोन मस्क को आता है। वो कहता है कि मेरी कंपनी के अंदर जो काम करने वाला व्यक्ति है, चाहे एलडीसी हो, अकाउंटेंट हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, हर किसी का काम मुझे आता है। उसने सीख लिया है वो काम। चलिए, तो शहरी गरीबों को अपने निजी संस्थान स्थापित करने के लिए प्रेरित करना, उन्हें तथा उनके संस्थानों को पर्याप्त क्षमता प्रदान की जाने की आवश्यकता है, ताकि बाह्य परिवेश का प्रबंधन कर सकें, वित्त प्राप्त कर सकें, अपने कौशल, उद्यम और संपत्तियों का विस्तार कर सके। ठीक है, इजी है, ये हम लोग बेसिक्स देख रहे हैं। इसके लिए निरंतर और ध्यानपूर्वक तैयार की गई एकजुट सहायता की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर शहरी और समुदाय के स्तर पर एक बाह्य, कटिबद्ध और संवेदनशील सहायता ढांचे की आवश्यकता है, ताकि सामाजिक संगठन, संस्थान का निर्माण और जीविका संवर्धन को प्रोत्साहित किया जा सके। ये बेसिक बातें हैं जो आप लोग किसी भी योजना के अंदर पढ़ते हैं। सभी योजनाओं के अंदर लगभग यही बात की जाती है। ठीक है, चलिए देखिए, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का यह विश्वास है कि किसी भी आजीविका कार्यक्रम को केवल समयबद्ध तरीके से ही आगे बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते इसे गरीबों और उनके संस्थानों द्वारा संचालित किया जाए।
देखिए, ये जो एनयूएलएम है, इसका विश्वास ये है कि किसी भी आजीविका कार्यक्रम को तभी आगे बढ़ाया जा सकता है, जब समयबद्ध तरीके से ही आगे जो है उसको यानी कि टाइम पीरियड के साथ में जो है वो बढ़ाया जाए। जैसे मैं आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ के लिए कहता हूँ कि समय का पहिया कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। अगर एग्ज़ाम मई में लगेगा तो लगेगा। आप जितना डिले करेंगे, आपके लिए समय उतना ही कम होता जाएगा। अगर आप लोग 4 महीने पहले अपने आप को महसूस करते हैं, तो आप लोग टाइम टेबल बनाते हैं कि अब 4 महीने में ऐसे पढ़ाई की जाएगी। उसमें से मान लीजिए 1 महीना आपने गँवा दिया, अब 3 महीने का टाइम टेबल बनेगा। फिर थोड़ा-सा यार अभी और टाइम बाकी है, फिर 2 महीने का टाइम टेबल बनेगा, फिर 1 महीने में सब कुछ पढ़ लेंगे और फिर वो एग्ज़ाम का दिन नज़दीक आ जाता है और जिस दिन आप लोग फिर क्या हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। देखिए, ऐसे सुदृढ़ ऐसे सुदृढ़ संस्थागत ढांचे गरीबों के लिए उनके निजी मानव, सामाजिक, वित्तीय और अन्य संपत्तियों को निर्मित करने में सहायक होते हैं। इस प्रकार ये उन्हें सरकारी और निजी क्षेत्रों से अधिकारों, हकदारियों, अवसरों और सेवाओं को प्राप्त करने में समर्थ बनाते हैं और साथ ही उनकी एकता सुगठित करते हैं, अभिव्यक्ति और लेन-देन की शक्ति को भी बढ़ाते हैं। मतलब बेसिकली ये आपके स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, तमाम बातें जो है वो ईज़ी हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। आगे देखिए, ज़िक्र किया गया है 74वें संविधान संशोधन की, जो कि 1992 में किया गया था। 2 संविधान संशोधन मैं मुझे जो है वो आप लोग को पढ़ाने हैं। देखिए हाँ, बिल्कुल, अनिल पारिक मैं आपको बताऊँ, जिन भी विद्यार्थियों की कंप्लेंट है, बेसिकली उसको मैंने पर्सनली हैंडल किया, ठीक है? क्या प्रॉब्लम है कि सर कोर्स नहीं चल रहा है। कोर्स नहीं चलने का कारण सुनिए अब क्या है? आपके मोबाइल में कोर्स क्यों नहीं चल रहा है? सबसे पहली बात, आपके मोबाइल की सेटिंग्स के अंदर जो कैचे मेमोरी है, उसको आपको रिलीज़ करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। आपके फ़ोन का स्टोरेज जो है वो लगभग 30 से 40% खाली होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई कोर्स रन होता है, तो उसको रन होने के लिए पर्टिकुलर स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है। मैं अभी भी आप लोगों से कह रहा हूँ कि आपके फ़ोन का स्टोरेज थोड़ा-सा कम कीजिए आप लोग, ठीक है? आपके फ़ोन की सेटिंग्स में जाइए, वहाँ पर कैचे है, कैचे मेमोरी है, उसको रिमूव कीजिए, क्योंकि उसको प्ले करने के लिए जगह चाहिए होती है। बहुत सारे विद्यार्थियों की लगभग 3-4 विद्यार्थी कंप्लेंट आई और जो टेक्निकल टीम है जब कॉन्टैक्ट किया, तो सेम प्रॉब्लम ये निकली। तीनों के मोबाइल फ़ोन में यही प्रॉब्लम निकली, ठीक है? तो जिनके भी कोर्स नहीं चल रहा है, वो जो है इस चीज़ को दूर कीजिए, ठीक है? जो मैंने चीज़ समझाई है, ठीक है? अनिल पारिक। रघुवीर मीणा, बिल्कुल स्वागत है आपका। अनुराधा, मनीषा कुमारी, सुनीता राज। मनाही नहीं है सर की ओर से। चलिए, ठीक है अनिल पारिक, तो फ़ोन की कैच मेमोरी जो है उसको रिमूव कीजिए, ठीक है? अगर फिर भी नहीं होती है, तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना, टेक्निकल टीम आपसे संपर्क करेगी। 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया, 73वां संविधान संशोधन वो भी 1992 के अंदर किया गया। इसके अनुसार शहरी गरीबी उपशमन शहरी स्थानीय निकायों का विधिक कार्य है, इसीलिए मतलब विधिक कार्य मतलब कानूनी कार्य जो है उसके तहत ये प्रावधान है। इसलिए शहरी स्थानीय निकायों को शहरों, कस्बों में रह रहे शहरी गरीबों से संबंधित उनके कौशल और जीविका सहित उनसे संबंधित समस्त मुद्दों और कार्यक्रमों के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाने की आवश्यकता है। तो बेसिकली 74वां संविधान संशोधन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? 74वें संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 243 पी से आर्टिकल 243 पी से जेड जी तक नए आर्टिकल्स को जोड़ा गया था। ये तो आप लोग को पता है कि 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर किया गया। जब 73वां संविधान संशोधन किया गया, तो उसमें आर्टिकल 243 ए से लेकर 243 ओ तक जोड़े गए और 74वें संविधान संशोधन में 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक जोड़े गए नए आर्टिकल्स। जो 74वां संविधान संशोधन था, उसी के अंदर जो है ये तमाम विधिक जो प्रावधान है, वो किए गए हैं कि शहरों के अंदर रहने वाले जो गरीब हैं, जो बेघर हैं, उनको उनका घर मुहैया कराया जाए, उनको रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए जाएँ, ठीक है? चलिए,
एनयूएलएम का उद्देश्य कौशल विकास और ऋण की सुविधाओं के लिए शहरी गरीबों को व्यापक रूप से शामिल करना है। यह बाजार आधारित कार्यों और स्वरोजगार के लिए शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने तथा सुगमता से ऋण प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करेगा। पथ विक्रेता शहरी जनसंख्या का महत्वपूर्ण अंग है, जो कि पिरामिड के बिल्कुल धरातल पर है। जब हम लोग किसी पिरामिड को बनाते हैं, तो उस पिरामिड के बिल्कुल धरातल पर है। धरातल पर मतलब देखिए, इस चीज को समझिए आप लोग। जब भी हम लोग शहरों के अंदर जो सड़क के किनारे कोई ठेला लगा के है, अपना रोजगार चला रहा है, उसको हम लोग कहां पर मानते हैं? यहां पर मानते हैं। अब आय जो है, आय इनकम, वो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है। आय जो है वो कैसे बढ़ती है? ये तो है आय, इनकम। इनकम जो है नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। और जनसंख्या जो है, जनसंख्या वो ऊपर से नीचे की ओर। ये है आपकी जनसंख्या। तो यहां पर ये जो जिसको हम लोग कह रहे हैं पथ विक्रेता, इनकी संख्या ज्यादा है। संख्या ज्यादा है तो यह है संख्या का पिरामिड। तो यहां पर संख्या कम होती जाएगी, संख्या कम होती जाएगी। तो ये पिरामिड के धरातल पर इसलिए है क्योंकि इनकी जनसंख्या यहां पर ज्यादा है और आय कम है, ठीक है। तो पिरामिड के धरातल में होने का मतलब है कि ये उस आय के दस्तक पर खड़े हैं, बिल्कुल धरातल पर खड़े हैं, जिनकी आय तो कम है लेकिन जनसंख्या ज्यादा है, कुछ भी इनका भला नहीं हो पा रहा है। तो ये एक पॉइंट लिखा हुआ है ना कि पिरामिड के धरातल पर है, ठीक है। समझ गए आप लोग इसको? पथ विक्रय स्वरोजगार का एक स्रोत प्रदान करता है और इस प्रकार यह बिना प्रमुख सरकारी हस्तक्षेप के शहरी गरीबी उपशमन के एक उपाय के रूप में भी कार्य करता है। मतलब इसमें कोई सरकारी सहायता नहीं होती है, फिर भी जो है ये अपनी गरीबी को दूर करने का प्रयास करते हैं। शहरी आपूर्ति श्रृंखला में उनका प्रमुख स्थान होता है और ये शहरी क्षेत्रों के भीतर आर्थिक विकास की प्रक्रिया के अभिन्न अंग होते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, एनयूएलएम का उद्देश्य है उन्हें अपने कार्य के लिए उपयुक्त स्थल प्रदान करना, संस्थागत ऋण सुलभ कराना। ठीक है, एक तो उपयुक्त स्थल कार्य के लिए, ठीक है, जहां पर वो कार्य करना चाहते हैं। फिर उनको इंस्टीट्यूशनल ऋण, मतलब संस्थागत ऋण क्या होता है? किसी बैंक से ऋण, किसी संस्था से उनको ऋण प्रोवाइड करवाया जाए। ऐसे नहीं हो कि किसी ठेकेदार से, ऐसा ऋण नहीं, वो तो क्या हो जाएगा? असंस्थागत हो जाएगा। संस्थागत करना है बैंक से, ठीक है। फिर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और बाजार के उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए उनका कौशल बढ़ाना होगा। ऐसे शहरी बेघर लोग जो कि बिना किसी आश्रय अथवा सामाजिक सुरक्षा के रह रहे हैं, अत्यंत असुरक्षित वर्ग है, जबकि वे अपने सस्ते सस्ते यानी कि जो घर होते हैं, जो उससे शहरों के सुस्थिर विकास में योगदान करते हैं, ठीक है। पटरियों पर जीवन शारीरिक रूप से पीड़ादायक और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में निरंतर किनारे पर बसकर जो है वो क्या करते हैं? अपना जीवन यापन जो है वो करते हैं। मतलब काफी संघर्ष जैसा जीवन उनका होता है। बेघर लोगों के सामने पेश आ रही आश्रय, सामाजिक आवास, सामाजिक सुरक्षा जैसी चुनौतियों को दूर करने के लिए उपयुक्त नीतिगत क्रियाकलाप किए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार एनयूएलएम का उद्देश्य है चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर लोगों को अनिवार्य सुविधाओं से युक्त आश्रय प्रदान करना है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल इसलिए देख रहे हैं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए फिर देखिए, एनयूएलएम मंत्रालय विभागों से संबंध, योजनाओं, कार्यक्रमों और कौशल आजीविकाओं, उद्यमिता विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सहायता आदि के कार्य निष्पादित करने वाले राज्य सरकारों के कार्यक्रमों के साथ समाभिरूपता पर अत्यधिक बल देता है। मतलब जो भी मंत्रालय है वो राज्य सरकार के साथ में क्या करता है? कोलैबोरेट करता है, तालमेल स्थापित करता है, ताकि उद्यमिता विकास हो सके, आजीविका के साधन उपलब्ध हो सके, कौशल विकास हो सके, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सहायता, तमाम जो सुविधाएं हैं वो उत्पन्न हो सके, उनको प्रोवाइड करवाया जा सके। ग्रामीण और शहरी गरीब लोगों की आजीविका के बीच एक सेतु के रूप में ग्रामीण शहरी प्रवासियों के कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए सभी संबंधित विभागों से एक संयुक्त कार्य नीति बनाए जाने की समर्थन करने का अनुरोध किया जाएगा। ग्रामीण और शहरी जो गरीब लोग हैं, इनके आजीविका में एक ब्रिज के रूप में काम करता है कौशल। मान लीजिए
कि कोई गरीब व्यक्ति है और गरीब व्यक्ति के पास में अगर कोई स्किल है, तो वो उसी स्किल के आधार पर शहर के अंदर पलायन कर सकता है और शहर के अंदर पलायन करके अपने रोजगार को और बढ़ा सकता है, जिससे उसकी गरीबी तो दूर होगी ही होगी, साथ में उसके रहने की, खाने की तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं जो है उसको मिल पाएंगी। तो यहाँ पर ये लाइन कहना चाह रही है कि ग्रामीण और शहरी गरीब लोगों की आजीविका के बीच एक ब्रिज के रूप में क्या काम करता है, कौशल प्रशिक्षण जो है वो काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, एनयूएलएम का उद्देश्य है शहरी बेघर लोगों को कौशल प्रशिक्षण, रोजगार और आश्रय के प्रचालन में सहायता प्रदान करने में निजी क्षेत्र की भागीदारी प्राप्त करना है। अगर मान लीजिए पीपीपी मोड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मोड है, इसको भी ये अलाउ करता है कि केवल सरकार ही नहीं, अगर कोई निजी क्षेत्र इस चीज में आगे आना चाहता है तो उसका वेलकम है, वो भी अपनी सहायता जो है वो दे सकता है। नेक्स्ट देखिए, यह शहरी बेघर लोगों को कौशल प्रशिक्षण, रोजगार, आश्रय प्रदान करने तथा साथ ही ऐसे शहरी गरीब उद्यमियों को जो कि स्वरोजगार प्राप्त करना तथा अपने निजी लघु व्यवसायिक अथवा विनिर्माण यूनिट की स्थापना करना चाहते हैं, उनको क्या करना, ऋण उपलब्ध करवाना, प्रौद्योगिकीय विपणन, एकजुट सहयोग देने में सहायता प्रदान करने में निजी और सिविल समाज के क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी के लिए प्रयास करेगा। मतलब ये तमाम बेसिक बातें हैं जो आपको इस योजना के अंदर ध्यान रखनी है कि चाहे वो व्यवसायिक कोई कार्य करे, कौशल प्रशिक्षण करे, तमाम जो है वो जरूरी है। अब देखिए, मूल्य, क्या मूल्य है, क्या बेनिफिट्स है, वैल्यूज क्या है। एनयूएलएम निम्नलिखित मूल्यों का समर्थन करेगा। ऐसे कौन कौन से मूल्य हैं जिसका एनयूएलएम समर्थन करेगा? ठीक है, देखिए क्या है, ज्योति सोनी कह रही है कि सर 2016 का जो पेपर है उसको सॉल्व कराना। वैसे वो पेपर जो है ऑनलाइन हुआ था, पेपर कहीं फिजिकल जो है वो अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे पेपर मैंने देखे थे, नहीं आता तो मैं सॉल्व करवा चुका होता। सुनिए मेरी बात को, मैं 2016 का पेपर कब तक सॉल्व करवा चुका होता, जब मैं कोर्स को शुरू करता उससे पहले ही सॉल्व करवा चुका होता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें क्या है, जब मैंने मार्केट में सर्च किया, ऑनलाइन सर्च किया, तो 2016 का पेपर वैसे तो ऑनलाइन हुआ था, तो उसमें क्या किया गया है कि सब अपने अपने अंदाजे से उस पेपर को करवा रहे हैं कि ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था। परफेक्टली किसी के पास में उसका पेपर है ही नहीं। हर कोई कह रहा है कि ये पेपर आया था, कोई कह रहा है कि ये पेपर आया था। मैंने कम से कम आप मान के चलिए 50 पेपर डाउनलोड कर लिए, किसी के भी क्वेश्चन एक दूसरे के साथ में मैच नहीं कर रहे हैं। फिर मैंने मार्केट में सर्च किया कि यार कोई प्रीवियस ईयर का पेपर हो, ठीक है? उसने भी जो है मेरे को 1 या 2 पेपर दिखाए, 2 पेपर दिखाए, उसमें भी आपस में क्वेश्चन मैच नहीं कर रहे हैं। अपनी मनमर्जी से उसमें क्वेश्चन जो है वो उन्होंने डाल रखे थे। तो बेसिकली क्वेश्चन है ही नहीं मार्केट के अंदर, ना तो ऑनलाइन है, ना कहीं ऑफलाइन अवेलेबल है। जिन्होंने सॉल्व करवाए हैं वो खुद कन्फ्यूज़ हैं कि वाक़ई में यही क्वेश्चन पूछे गए थे क्या? ये रियलिटी है। ठीक है? चलिए, क्या-क्या मूल्य है? सभी प्रक्रियाओं में शहरी गरीबों, उनके संस्थानों का स्वामित्व और लाभकारी सहयोग, ठीक है? फिर संस्थागत, ये समझ रहे हैं ना आप लोग? सभी प्रक्रियाओं में शहरी गरीब है और उनकी संस्थाओं का स्वामित्व मतलब उनको ऋण देंगे, उनको जो है उनका रोजगार, कौशल विकास करेंगे, तो फिर उनका लाभकारी सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। संस्थागत निर्माण और क्षमता सुदृढ़ीकरण सहित कार्यक्रम के डिजाइन और क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जो भी इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट होता है, उसके अंदर पूरी सहायता जो है वो सरकार करती ही करती है। सरकारी पदाधिकारियों और समुदाय की जवाबदेही, जो भी सरकारी पदाधिकारी है, ठीक है? उसमें लाल फीताशाही ज़्यादा देखी जाती है, तो जितना हो सके सहयोग करें, ठीक है? अकाउंटेबल बने, जवाबदेह उनको बनाया जाएगा। उद्योग और पणधारियों के साथ भागीदारी, जितने भी उद्योग है, इंडस्ट्रीज़ हैं, ताकि कौशल विकास, भई कौशल विकास कैसे किया जाएगा? जब उसको उद्योग के अंदर भेजा जाएगा। वो किसी इंडस्ट्री में जा रहा है, किसी उद्योग में जा रहा है, तब जाकर जो है वो उसको सीख पाएगा। फिर है सामुदायिक आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, स्वयं सहायता और पारस्परिक सहायता जो है वो उसको दी जाएगी। तो ये बेसिकली एनयूएलएम के क्या है, मूल्य हैं, इनका समर्थन करता है। ठीक है? चलिए, तो ये योजना जो है, ये मूल्य वगैरह आप लोग याद रखना। इस आज की योजना में सबसे महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ। रिपीट करते हैं। सबसे पहले मंत्रालय का नाम याद कीजिए, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय। इसके द्वारा 23 सितंबर 2016 को ये योजना लॉन्च की गई। इसका पहले नाम स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना था। उसके बाद में इसको शुरू किया गया राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के नाम से।
फिर बाद में फिर से इसका नाम चेंज किया गया, दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन इसका नाम फाइनली किया गया। ठीक है, शहरी गरीबों को सशक्त और आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए, कौशल विकास उनको देने के लिए, बाजार आधारित रोजगार जो है ताकि उनको प्राप्त हो सके, ऋण की सुविधाएं इनको मिल पाए। मिशन का उद्देश्य क्या है? जितने भी शहरी बेघर हैं, जिनके पास में रोजगार नहीं है, उनको रोजगार उपलब्ध कराना, उनको घर उपलब्ध कराना, और पहले उनको रोजगार उपलब्ध कराएंगे तो घर अपने आप मिल जाएगा उनको। फिर देखिए क्या-क्या विशेषताएं हैं, तो यहाँ पर 790 शहर जो है इसके अंदर शामिल किए गए हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो शहरी जो आबादी है जिसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है उनको इसमें शामिल भी किया गया है। ठीक है, 790 शहर अब तक शामिल हो चुके हैं। इसके बाद में जो केंद्र और राज्य के बीच में सहयोग है वो पहले 75:25 का था, अब 60:40 का कर दिया गया है बजट 2021 के अंदर। जबकि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर 90:10 का है। ठीक है, लाभार्थियों के अंदर महिलाएं 30% होंगी, अल्पसंख्यक 15% होंगे, दिव्यांग 30%, एससी एसटी को शहरी जनसंख्या के अनुपात में जो है वो क्या उस योजना का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, अब 25% बचा है तो एससी एसटी के अंदर डिवाइड कर देंगे। आयु होनी चाहिए 18 वर्ष से अधिक। ठीक है, व्यक्तिगत ऋण दिया जाएगा 2 लाख का, स्वयं सहायता समूह का जो ऋण है वो 10 लाख तक का दिया जाएगा। बजट 2021-22 के अंदर जो आवंटन किया गया था वो 54.04 करोड़ रुपए का किया गया था, जबकि प्राप्त कितने हुए 40.03 करोड़, उसमें से खर्च कितने हुए 30.03 करोड़। दिसंबर 2021 की ये रिपोर्ट है। ठीक है, चलिए ये बातें जो है वो बेसिक बातें हैं, ये आप लोग ध्यान रख ही लोगे। ठीक है, अच्छा, मतलब निजी सहायता भी आप लोग को ध्यान रखना है। एप्लीकेशन को आप लोग को डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पर टाइप कीजिएगा आरएस बाबा बाय दीपक सर। ठीक है, वहां पर आप लोगों को पार्ट बी की टेस्ट सीरीज जो है वो मिलेगी। आप लोगों को 20 तारीख का टेस्ट देना नहीं भूलना है। 20 नवंबर का ईओआरओ का टॉपिक वाइज टेस्ट जो है वो लगने जा रहा है। दोनों टॉपिक्स को आप लोग तैयार कर लीजिए। आज हमने योजना भी कर ली है। फुल वीडियो कोर्स जो है वो आपको 799 के अंदर मिलेगा। साथ में टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी। टेस्ट सीरीज के साथ में आपको नोट्स जो हैं वो भी पेड कोर्सेज के विद्यार्थियों के लिए अलग से बनाए जा रहे हैं। जल्द ही उनको उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है, जैसे हम लोग वीडियो कोर्स को कंप्लीट करेंगे तो फिर क्विज जो है वो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए जाएंगे, सारे के सारे क्विज। पहले वीडियो कोर्स बनेगा, साथ में नोट्स टाइप हो रहे हैं। जैसे इस वीडियो कोर्स को कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है, तो क्विज भी जो है वो आपके लिए डाल दिए जाएंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री दी जाएगी इसके साथ में। अगर मान लीजिए अलग से टेस्ट सीरीज लेते हैं तो एक बार विचार करिएगा कि हम लोग कोर्स भी ले सकते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग कहते हैं कि नहीं मन तो कोर्स अलग ही लेना है, तो फिर आप लोग जो है वो 399 के अंदर अलग से टेस्ट सीरीज जो है वो भी ले सकते हैं। शाम को 10 बजे 10 मिनट के लिए मुलाकात होती है आपसे। क्लास होती है लाइव शाम को 10 बजे। 10 प्रश्न जो है वो हम लोग सॉल्व करते हैं। टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मैंने पीडीएफ नोट्स जो हैं वो वहां पर पिन कर दिए हैं, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। काफी फायदा आप लोगों को मिलेगा। इसके साथ में कोई भी नोटिफिकेशन होता है आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाता है। अब बताइए आपकी कोई समस्या कोई तकलीफ हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नवल कुमार बैरवा, रेणु सैनी, भरत मीणा, 33 जिला हिंडौन सिटी, भरत मीणा। ठीक है, सुनीता राज। सुनीता राज कहाँ, इतने दिनों बाद कैसे कमेंट सेक्शन में, बहुत दिनों बाद जो है वो आपका नाम सामने आया है। इतने दिन कहां पर थे? ठीक है, कोई जो है एक गुमनामी के अंधेरे में नहीं जीना है, तैयारी करनी है बड़ी जबरदस्त। ठीक है, और आप उन विद्यार्थियों में से हैं जिनको मुझे सफल करवाना ही करवाना है। राहुल लाल शर्मा जी, नवल कुमार बैरवा, राहुल लाल, ज्योति सोनी, अनिल पारिक। चलिए शाम को 10 बजे जो है वो आप लोगों से मुलाकात होगी। और ध्यान रखिए 3 नए आपके लिए सेशंस लाए जा रहे हैं। राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का, राजस्थान ज्योग्राफी का, और फिर जो है पॉलिटी का। 3 नए सेशंस आप लोगों के लिए लाए जा रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर एमसीक्यू सीरीज आपके लिए लाई जा रही है, तैयार हो जाइए। इसके साथ में ही आपको वीडियो कोर्स जो है प्रोवाइड करवाए जाएंगे।
बाइलैंग्युअल, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ठीक है? दोनों एक साथ चलेंगे। आपको इंडियन पॉलिटी, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, ये तमाम कोर्स बाइलैंग्युअल में और बहुत कम प्राइसेस के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है? आप लोग सोचेंगे कि सर ये तो टेस्ट सीरीज से भी कम हो गए क्या? है ना? ऐसा आप लोगों के मन में जो है वो प्रश्न आएगा कि सर इतनी मेहनत और इतना कम प्राइस, ठीक है? लेकिन बाइलैंग्युअल के अंदर फुल वीडियो कोर्स जो है वो आपके लिए आ रहे हैं। तैयार हो जाइए आप लोग। अच्छा, फर्स्ट ग्रेड के आपके पेपर थे। अच्छा, पढ़ती रोज हैं, सामने आ जाइए। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, अच्छे से पढ़ना है। कुछ देखिए, जीवन के अंदर ऐसा नहीं है कि जिसने गवर्नमेंट जॉब के अंदर सिलेक्शन लिया है, उसने सब कुछ हासिल कर लिया है। ये गलतफ़हमी जो है, अपने मन मस्तिष्क से निकाल देना। जीवन के अंदर हमेशा वो व्यक्ति सफल हुआ है, जिसने अपने माता-पिता, उनकी सेवा की है। सबसे बड़ा जो है, वो आपको जो काम करना है, वो है अपने पेरेंट्स की सेवा, माता-पिता की सेवा करनी है। सरकार सरकार की थोड़ी सेवा करनी है। सरकार ने थोड़ी हमको पैदा किया है। अपने माता-पिता, उनका कर्ज जो है वो बहुत भारी है। तो सबसे पहले आप उनकी सेवा को, उनकी सर्विस को, ठीक है? कोई पूछे गवर्नमेंट सर्विस में नहीं, पेरेंट सर्विस में है। कौन सर्विस में है? हम लोग हैं पेरेंट सर्विस में। अगर आप लोग बड़े-बड़े बेटे हैं तो बोलिए सीनियर एनालिस्ट हैं हम, है ना? ठीक है? तो अपने पेरेंट्स की सेवा जो है वो जमकर करनी है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ध्यान रखना है, जीवन एक बार मिला है। उनका जीवन भी एक बार है, आपका जीवन भी एक बार है। दिखा दीजिए कि आज आप जो है वो सच्चे उनके सपूत हैं, सुपुत्री हैं, आप उनकी सेवा कुछ इस प्रकार कीजिए, ठीक है? किसी भी द्वंद में अपने आप को नहीं फँसाना है, हर द्वंद से दूर रहना है, किसी भी नकारात्मक बातों के अंदर आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, हमेशा सकारात्मक बात कीजिए, कभी किसी की बुराई मत कीजिए और मस्त रहिए अपने जीवन के अंदर। किसी से यानी कि आप कह दीजिए कि मेरे विषय की बात ही नहीं है। अपने काम में मस्त रहिए, पेरेंट्स की सेवा कीजिए, सकारात्मक रहिए, कभी किसी की बुराई नहीं करनी है और मस्त रहना है। ठीक है? चलिए, ठीक है? मिलते हैं हम लोग शाम को 10 बजे वाले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।